बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इससे पहले हम ब्लड को भी डिस्कस कर चुके हैं, हेमाटोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, ब्लड के हम फंक्शंस डिस्कस किए हैं। तो आज हम से पहले हमने जो है ब्लड की सेंसेस भी हम देख चुके हैं, ठीक है, जिसको होम्योपोइसिस हम कह रहे थे। और आज हमने स्टार्ट करना है जी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखेंगे जी कि आपके पास जो स्पेसिफिकली प्लाज्मा है, आपके ब्लड सेल्स हैं, वो किस तरह से बने होते हैं, वो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो दिस ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड को। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ ब्लड। तो 8% जो आपका बॉडी वेट होता है वो हमारे पास किसको से बना होता है? ब्लड से बना होता है। और हमारे पास फीमेल्स की बॉडी होती है उसमें अराउंड 4 to 5 लीटर हमारे पास ब्लड होता है। जबकि अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ड्यू टू द बॉडी साइज है बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। अगर हम मैन और वुमेन की दोनों की एनाटॉमी को अगर देखें तो हमारे पास जो एनाटॉमी के हिसाब से है कि मेल का जो स्केलेटन होता है या फिर मसल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा बिल्ट होते हैं देन द फीमेल्स, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या है कि मेल को जो है हमारे पास ज्यादा हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, तो उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। और एज अ रिजल्ट हमारे पास उसकी बॉडी के अंदर जो है फिजियोलॉजिकली जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पाई जाती है देन द फीमेल्स, ठीक है। इट्स मीन टेम्परेचर जो होता है हमारे पास वही रहेगा जो बॉडी का हमारे पास मीन टेम्परेचर होता है, अराउंड 36.5 to 37 और 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और पीएच हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 7.35 to 7.45 के दरमियान होती है, जो कि स्लाइटली बेसिक होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, होल ब्लड इज 4.5 to 5.5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। व्हाट इज विस्कस? विस्कोसिटी जो होती है बेसिकली हमारे पास गाढ़ेपन को हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो होती है जो कि इंडिकेट कर रही होती है दैट इट इज मोर रेजिस्टेंट टू फ्लो देन द वाटर, कि हमारे पास जितनी ज्यादा कोई भी चीज जो है विस्कस होगी वो हमारे पास उतना कम फ्लो करेगी, ठीक है। जिसकी जितनी ज्यादा हम कहेंगे इसकी डिग्री ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, मीन उससे सीधी सीधी हमें एक बात पता चल जाती है कि उसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो हमारे पास उतना ही कम होगा। अगर ये हमारे पास 4.5 to 5.5 टाइम्स जो है मोर विस्कस है देन वाटर, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाटर जितने टाइम में अगर 5 फीट तक जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमारे पास जो है ब्लड की अगर हमारे पास फ्लो की बात की जाए तो इतने टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ 1 फीट तक ही ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा विस्कस है। अब विस्कोसिटी हमारे पास क्यों ज्यादा वाइटल होती है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास? तो उसकी दो वजूहत हैं। पहली चीज क्या है जी कि हमारे पास ब्लड फ्लो टू इजीली ज्यादा ना हो सके, ठीक है। अगर के ब्लड बहुत ज्यादा हमारे पास जो है इजीली फ्लो करता है तो हमारे पास ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होगी, और हमारे पास क्या होता है कि अक्सर अगर हमें इंजरी हो जाती है तो हमारे पास एक्सट्रीम हमारे पास लॉस ऑफ ब्लड भी हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर के ये बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस उसकी हमारी वेसल्स के अंदर ज्यादा आएगी, और हमारे पास क्या होगा कि जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर हमारे पास क्या होगा, अफेक्ट आएगा और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ब्लड इन द आर्टरीज इज अ ब्राइटर रेड देन ब्लड इन द वेन्स। और उसकी वजह क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन का होना। जितनी ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होगी उतना रेड हमारे पास ब्लड होगा और हमारे पास उतना ब्राइटर होगा। जबकि हमारे पास जितनी ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन होगी तो उतना वो ब्लूइश होता जाएगा, उतना डार्क होता चला जाएगा। अगर हम बात करें कि आज तक अगर हमारे पास जो है ब्लड का सब्स्टिट्यूट, आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट बना है कि नहीं, तो वो आज तक नहीं बना। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे पास जिनकी जो हमारे पास आर्टिफिशियल सेंसेस की जाती है फ्रॉम द स्टेम सेल्स, मगर हमारे पास अगर ब्लड की हम बात करें तो वो हमारे पास आज तक नहीं हो सकी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि हमारे पास ब्लड के मेन फंक्शंस किस तरह से हैं और हमारे पास जो है ब्लड के अंदर मौजूद क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Blood is classified as a connective tissue and consists of two main components. पहली चीज हमारे पास हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी, प्लाज्मा है, और दूसरी हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है, ये हमारे पास क्लियर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, मोस्टली मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट बाकी सारी चीजें सॉल्युबलाइज्ड होती हैं। सो आप इसको एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो। The formed elements are so named because they are enclosed in plasma membrane. इनको formed elements इसी वजह से कहा जाता है कि इनके ये क्या है, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स मौजूद हैं। पहला है एरिथ्रोसाइट, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कॉमनली कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स जिनको हम कॉमनली व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और हमारे पास फिर आ जाते हैं थर्ड, प्लेटलेट्स। ये
हम पहले भी एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ब्लड जो होता है अप्रोक्सीमेटली 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, जबकि 45% हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम 55% की बात करते हैं तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। जब हम नॉर्मली अगर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज की वजह से क्या होता है कि हमारे पास उसके अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। और अगर सेडिमेंटेशन की हम बात करें तो जब भी हमारे पास क्या होगा, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके देखेंगे तो हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर प्लाज्मा होगा येलोइश कलर का, सेंटर में हमारे पास ब्लफी कोट होता है जो कि हमारे पास क्या रख, जिसमें क्या मौजूद होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है। और सबसे नीचे हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, रिथ्रोसाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इससे हमें कैसे आइडिया हो सकता है जी कि हमारे पास जो ब्लड है वो नॉर्मल है। हमारे पास हम यहाँ पे अगर देखते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 50% से थोड़ा सा ज्यादा अगर प्लाज्मा है तो देन द कंडीशन विल बी नॉर्मल। अगर क्या हमारे पास हम देखते हैं कि मेजॉरिटी अप्रोक्सीमेटली 75% तक सिर्फ प्लाज्मा और 25% हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं या रिथ्रोसाइट्स मौजूद हैं, देन द कंडीशन विल बी टर्म्ड एज एनीमिया, ठीक है। और मोस्टली हमारे पास बहुत कम हमारे पास ऐसा होता है कि जब हमारे पास प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स हमारे पास क्या है, ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पास इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइटीमिया। पॉलीसाइटीमिया जो है हमारे पास क्या है, इसके की जो कंडीशन होती है ये बहुत ज्यादा हमारे पास जो है अफेक्ट करती है बॉडी को। उसकी वजह क्या है, आपका नॉर्मल ये होना चाहिए जी कि कंसेप्ट के हमारे पास क्योंकि रेड ब्लड सेल्स हैं ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो होगा, मगर इसका ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। जैसे हमने पहले क्या कहा कि ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होने की वजह से हमारे पास क्या होगी, इसकी विस्कोसिटी, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, विस्कोसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। और जब हमारे पास विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास किसके ऊपर इफेक्ट पड़ना है, आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ना है। क्यों, क्योंकि वेसल्स में उसको ब्लड को पुश करने में ज्यादा जो है हमारे पास जो है फोर्स या एफर्ट का काम करना पड़ेगा। और एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली आपके पास क्या हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज सीवीडी का आपको इश्यू आ सकता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ब्लड को हमने जैसे डिवाइड किया, ब्लड जो है हमारे पास प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। तो ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स एंड गैसेस। अब इसके अंदर देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो ब्लड प्लाज्मा इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि सबसे पहली चीज है। आपके पास जो ब्लड प्लाज्मा है वो दो चीजों से मिलकर बना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके प्लाज्मा जो होता है ये इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमें पता है, हमने भी डिस्कस किया कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल्स के बाहर पाया जाता है, ठीक है। बट इट इज आइडेंटिकल टू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 7%, और हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है 2%, जो कि अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं जी कि प्लाज्मा जो है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हमारे जो है हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है। अब जैसे हमने प्लाज्मा की बात की तो प्लाज्मा मैंने आपको कहा था जी कि अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर होता है और 8% सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। 2% जो है हमारे पास अदर चीजें आ जाएंगी, ठीक है, जो कि हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स मोस्टली होते हैं, 2% वो बना रहे होते हैं। अगर वाटर हमारे पास है तो वाटर क्या करेगा, ये हमारे पास मीडियम का काम करेगा जिसमें बाकी सारी चीजें सस्पेंडेड रहेंगी और सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर सस्पेंड मीन सोलुबलाइज होते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो वो दो तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक होंगे तो वहां पे मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, वहां पे मौजूद प्रोटीन्स, फैट्स, यूरिया, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। और ये सारे के सारे किस में मौजूद होते हैं, आपके प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोरीन एक्सेट्रा, जितने भी हमारे पास जो है आयंस हैं ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो ये भी हमारे पास जो है हमारे पास किससे मौजूद होते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपका जो प्लाज्मा है वो मेजरली दो चीजों पर मुश्तमिल है, वाटर और सॉलिड कंपोनेंट्स के ऊपर। सॉलिड कंपोनेंट्स फिर हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वो सारे हैं जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है रहे, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा हैं। और इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, मोस्टली आयंस होते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और इनका रोल हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास प्लाज्मा के अंदर है। प्रोटीन्स की अगर हम सबसे पहले बात करें जो कि हमारे पास पाई जाती हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो ये दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंसेस इन द प्लाज्मा बाय वेट। अगर बाय वेट हम कोई चीज देखते हैं प्लाज्मा के अंदर तो सबसे ज्यादा जो चीज हमारे पास पाई जाती है वो क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स है, ठीक है। अब क्या दूसरी चीज हमारे पास
इनके वैरायटी ऑफ रोल्स हैं। ये क्लॉटिंग में फॉर एग्जांपल फिब्रिन प्रोटीन, डिफेंस में एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्ट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स एक्सेट्रा जो है हमारे पास वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और ये सारी की सारी डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं। लाजमी नहीं है कि हमारे पास सारी प्रोटीन्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया क्लॉटिंग में फिब्रिन प्रोटीन होती है, वो हमारे पास क्लॉटिंग का रोल परफॉर्म कर रही है, जबकि हमारे पास अगर एंटीबॉडीज की बात कर रही है वो कभी भी क्लॉटिंग में इन्वॉल्व नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के रोल परफॉर्म करेगी। तो हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास हर एक का अपना फंक्शन। They are mostly reserved supply of amino acid for the cell nutrition। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि आपके बॉडी में अमाइनो एसिड को स्टोर करने का कोई भी सिस्टम नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप फैट्स को स्टोर कर रहे हो, आपके पास एडिपोज टिश्यूज हैं, आपने क्या करना है जी, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना है तो आपके पास लिवर और मसल्स हैं। बट अमाइनो एसिड्स को स्टोर करने के लिए आपके पास स्पेसिफिकली कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होता बॉडी के पास। तो वो क्या करती है कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स उसको प्लाज्मा में जो है बॉडी जो है स्टोर कर देती है, और बाद में जब जरूरत होती है तो इन ही प्रोटीन्स को हमारे पास जो है डिग्रेड भी किया जाता है और उससे अमाइनो एसिड दोबारा से आपके सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? तो सेल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली जिनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिवर, गट, स्प्लीन, लंग्स और लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। और वहां पे वो क्या करते हैं बेसिकली कि आपके पास जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, उसको वो डिग्रेड करते हैं और रिलीज करते हैं अमाइनो एसिड्स को किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर रिलीज होता है अमाइनो एसिड तो वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं सारे सेल्स के लिए, ताकि वो उनको क्या कर सकें, अपटेक कर सकें और उनसे सिंथेसाइज कर सकें हमारे पास न्यू प्रोडक्ट जो उनकी नीड्स है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन्स का जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, प्लाज्मा प्रोटीन आल्सो सर्व एज अ कैरियर फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, कि ये कैरियर का काम भी करती हैं। और वो कैरियर का काम किस तरह होगा कि मेनी टाइप्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बहुत सी इस तरह के फैट्स होते हैं जो कि फ्रीली हमारे पास मूव नहीं कर सकते आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर। क्यों? बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, फैट्स ज्यादा क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो हमारे पास उनको मूवमेंट करने के लिए किसकी जरूरत है, आपकी प्रोटीन्स की जरूरत है, ठीक है। तो आपके पास मोस्टली एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं जो उनको बाइंड करती हैं, उनको सराउंड करती हैं और वो इनसाइड आ जाते हैं शेल की फॉर्म में। इनसाइड आपके पास फैट होता है और आउटसाइड आपके पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है और वो इनको लेके फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक सेल्स तक, ठीक है। So they are transported from organs that absorb these proteins to the other tissues for utilization। तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में हमारे पास ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन से, और उनको स्पेसिफिक टिश्यूज तक सप्लाई किया जाता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और होता है जिसमें प्रोटीन्स हेल्प टू कीप द ब्लड स्लाइटली बेसिक एट अ स्टेबल पीएच। हमने जैसे कहा जी कि आपके ब्लड की जो पीएच होती है इट इज बिटवीन 7.35 टू 7.45। तो हमारे पास इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन भी इन्वॉल्व रखती हैं, जिसमें वो क्या करती हैं कि इस पीएच को मेंटेन रखती हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास प्रोटीन्स हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर इनकी कॉमन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कार्बन और दूसरी तरफ हमारे पास NH2 होता है, COOH होता है, हाइड्रोजन होता है और साथ में आपके पास R ग्रुप होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे दो जो है हमारे पास पर्टिकुलरली हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, एक अमाइनो ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दोनों प्रोटॉन दे भी सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन दे सकता है जबकि हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन ले सकता है, और जब वो अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन लेगा देन इट विल बी NH3, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब प्रोटॉन डोनेट करेगा देन इट विल बी COO नेगेटिव। दैट इज व्हाई कि आपके पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो ज़्विटर आयन का काम कर रही होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास ये वीक बेस और वीक एसिड का काम करेंगी। जब ये वीक बेस का काम करेंगी तो ये हमारे पास बाइंड करेंगी विद द एक्सेसिव प्रोटॉन्स। तो एक्सेसिव प्रोटॉन्स के साथ ये बाइंड करके हमारे पास प्रोटीन को पीएच को हमारे पास मेंटेन करेंगी 7.35 से 7.45 के दरमियान में। अब अगर क्या हो गया है जी कि हमारे पास जो है आपके पास ज्यादा प्रोटॉन्स निकल गए हैं और पीएच आपके पास ज्यादा बेसिक की तरफ जा रही है ब्लड की, तो ये क्या करते हैं कि आपके पास एक्सेसिव प्रोटॉन आपके पास रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जब ये रिलीज करते हैं प्रोटॉन्स तो हमारे पास दोबारा से हमारे पास पीएच को मेंटेन करेंगे इसी तरह से। अब इसको हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे। आपके पास क्या हुआ जी कि पहले हमारे पास कार्बन था, इसके साथ एक हाइड्रोजन होता है COOH, ठीक है, NH2 और R ग्रुप। हम अभी R ग्रुप की बात नहीं कर रहे, साइड चेन्स भी हमारे पास इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पीएच है बिटवीन 7.35 टू 7.45। अब क्या होगा कि जब ये हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास ये बेस की तरफ ऊपर जा रही है टुवर्ड्स 14, इसको मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज टुवर्ड्स 1 दैट इज एसिडिक।
एसिडिक तब होगी जब हमारे पास एक्सेसिव प्रोटॉन होंगे, हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बेसिक तब होगी जब आपके पास प्रोटॉन्स का नंबर कम हो जाएगा। अब हम इन दोनों सिनेरियोस को देखते हैं। अगर आपके पास ब्लड के अंदर एक्सेसिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए तो आपके पास क्या होना चाहिए, ब्लड की पीएच होनी चाहिए, एसिडिक हो जानी चाहिए। जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो आपके पास प्रोटीन्स क्या करती हैं, एक्सेसिव प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं और ये कन्वर्ट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ NH3, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करना शुरू कर देती हैं। जब प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगी, ये रिमूव कर लेंगी फ्रॉम ब्लड, तो हमारे पास क्या होगी, एक्सेसिव प्रोटॉन्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और ब्लड की पीएच दोबारा से आपके पास नॉर्मल पे आ जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास जब हमारे पास प्रोटॉन्स बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगेन से यही प्रोटीन जो है हमारे पास प्रोटॉन रिलीज करेंगी, फिर भी अगर पीएच कम नहीं हो तो ये क्या करती हैं, अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन रिलीज करके COO नेगेटिव में उसको कन्वर्ट कर देती हैं, और एज अ रिजल्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स जब अवेलेबल होते हैं तो पीएच दोबारा से आपके पास आपकी नॉर्मल ऑप्टिमम पीएच पे मेंटेन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो द प्लाज्मा प्रोटीन इंटरेक्ट इन अ स्पेसिफिक वे टू कॉज द ब्लड टू कोगुलेट। अब ये कोगुलेशन में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब कोगुलेशन में किस तरह से इन्वॉल्व है, ये कोगुलेशन में इस तरह से इन्वॉल्व है कि हमारे पास स्पेसिफिक वेज हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, ब्लड को कोगुलेट करवाते हैं। और हमारे पास जब भी हमारे पास क्या होगी, वस्कुलर इंजरी होती है। वस्कुलर इंजरी क्या होती है, जब आपकी वेसल को इंजरी हो रही है, ठीक है, कट लग गया कोई भी आपको, तो उस टाइम पे क्या होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ ब्लड एंड इन्वेजन टू द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई इंजरी होती है तो फौरी तौर पे आपके पास क्या होगा, दो काम होंगे। आपकी फिब्रिन प्रोटीन वहां पहुंच जाती है और वहां जाके क्या करते हैं, फाइब्रिल्स की क्रिएशन करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को वहां पे एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या कर रही है, गवर्न कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड बाय प्रोड्यूसिंग अ कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आपकी प्रोटीन्स क्या करती हैं, जैसे मैंने आपको ये पहले बताया कि वो ज़्यूडा आयन की फॉर्मेशन करती हैं, तो ये वाटर के साथ भी हमारे पास क्या कर सकती हैं, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है उसका मतलब क्या ये हुआ कि आपके ब्लड के अंदर आपके पास वाटर की अमाउंट या वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब आपके पास ब्लड के अंदर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है तो एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली वो वाटर शिफ्ट होता है आपके टिश्यूज और आपके सेल्स के अंदर। तो दिस इज हाउ आपका योर blood or plasma proteins are involved in the water distribution to your body cells and tissues. फाइनली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तीन मेजर प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे पास इन्वॉल्व हैं हमारे पास किसी भी जो है फंक्शन ऑफ द जो है बॉडी में, और वो कौन कौन सी हैं, पहली है जी एल्ब्यूमिन, दूसरी है ग्लोबुलिन्स और तीसरी है आपके पास फिब्रिनोजन। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे होती है। एल्ब्यूमिन्स की अगर हम बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन्स विच आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये सबसे ज्यादा स्मॉल भी हैं और सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट भी हैं। अब वो क्या है कि रिडक्शन इन द प्लाज्मा albumin contents can result in the loss of fluid from the blood and gain of the fluid in the interstitial fluid. Interstitial fluid कौन से हैं जी, spaces between the tissues हैं। अब आपके ब्लड में से जो है जितने कंटेंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और वो टिश्यूज के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाएंगे, which may occur in nutritional liver and kidney diseases, इसकी वजह से आपके पास ये वाले इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एल्ब्यूमिन जो होती है ये हेल्प कर रही है आपके सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में इन द प्लाज्मा बाय बाइंडिंग टू देम। एक फंक्शन तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये फेट्स को क्या करती हैं, कवर कर लेती हैं और उनको क्या करती हैं, डिसॉल्व करवाने का काम करती हैं इन द ब्लड प्लाज्मा और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो वही फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हिंस प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स, हार्मोन्स एंड फैटी एसिड्स। इनके बगैर ये कभी प्रोसेस नहीं हो सकता है। एल्ब्यूमिन के बगैर आपके हार्मोन्स भी मूव नहीं कर सकते, वो हार्मोन जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, और आपके फैटी एसिड्स क्योंकि वो भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर है वो भी आपके प्लाज्मा में मूव नहीं कर सकते। और सम ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं, वो भी कभी मूव नहीं कर सकती हैं। उसके बाद जो है दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन में ग्लोबुलिन प्रोटीन हम इनको बोलते हैं। ग्लोबुलिन जो हैं can be subdivided into three classes, तीन इसकी क्लासेस होती है स्पेसिफिकली, और उनकी तीन क्लासेस जो हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट की तरफ आ रही हैं। ठीक है, अल्फा है, इसके अंदर हमारे पास ग्लोबुलिन सबसे कम होंगे, बीटा में ज्यादा होंगे और गामा ग्लोबुलिन हमारे पास सबसे ज्यादा हेवीएस्ट होते हैं। अब अगर हम ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, लिपोप्रोटीन्स बना रहे होते हैं। लिपोप्रोटीन्स क्या है जी कि ये लिपिड्स के साथ कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और हमारे पास अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं वो HDL होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इनको LDL कहते हैं।
HDL is also known as alpha 1 globulin and LDL is also known as beta 1 globulin. मगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो HDL और LDL की है, जिसके हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। HDL का जो फंक्शन होता है द लिपिड ट्रांसपोर्ट कैरिंग फैट्स टू द सेल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जो हमने फंक्शन पहले डिस्कस किया था। आपके HDL का वही काम है। आप फैट्स कभी भी हमारे पास स्पेसिफिकली मूव नहीं कर सकते आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो उसके साथ क्या होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं। जब ग्लोबुलिन प्रोटीन्स अटैच होते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं किसकी, HDL की। यहाँ पे वर्ड है हाई डेंसिटी लिपिड, ठीक है, HDL। HDL का मतलब क्या है, यहाँ पे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो प्रोटीन है उसका कंटेंट ज्यादा है देन द लिपिड्स। जो हाई डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोटीन कंटेंट को। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं LDL, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मीन आपके पास यहाँ पे जो डेंसिटी कम है वो किसकी है, प्रोटीन्स की कम है। यहाँ पे मीन फैट्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है और आपके प्रोटीन्स का प्रोपोर्शन कम है। आपके HDL का मैंने आपको फंक्शन बताया कि जी ये हमारे पास आपके फैट्स को कैप्चर करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है आपके डिफरेंट सेल्स तक, ताकि वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म कर सकें, मेम्ब्रेन रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकें और हार्मोनल फंक्शन भी परफॉर्म करवाता है। जबकि HDL अगर हम बात करें also appears to prevent cholesterol from invading and settling in the walls of arteries। ये क्या कहता है, आपके पास जो अगर फैट्स अगर आपको याद हो तो वहां क्या होता है, फैट्स की एक क्लास जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है कि ये उसके साथ बाइंड हो जाता है और उसको अनसेटल करता है ताकि वो आर्टरीज के अंदर बाइंड ना हो सके और एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस ना करवा सके। एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस क्या है, जिसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है आर्टरी के अंदर और वहां पे हमारे पास नेरिंग ऑफ द आर्टरीज होती है और एज रिजल्ट आपके पास कार्डियोवास्कुलर का इशू आ रहा होता है। एडिल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को एंड फैट्स टू द टिश्यूज फॉर द यूज इन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन्स। आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी हमारे पास डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो वो किसके साथ बाइंड करेगा, लो डेंसिटी प्रोटीन्स के साथ, और फॉर्मेशन किसकी होगी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होता है कि जब वो हमारे पास उससे बाइंड होता है तो तब ही वो हमारे पास उन सेल्स तक पहुंच सकता है जो हमारे पास क्या बनाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड्स की सेंस हमेशा कोलेस्ट्रॉल होती है और उन सेल्स को एज अ रॉ मटेरियल किसकी रिक्वायरमेंट है, कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा आपकी सेल मेम्ब्रेन्स में भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, तो सेल मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। बट इट आल्सो फेवर्स द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज वॉल। जो इशू मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि आपके पास अगर आपकी बॉडी में HDL को इस वजह से गुड फैट कहा जाता है क्योंकि वो हमारे पास बेटर वर्क कर रहा है, वो आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस से आपको बचा रहा है। दूसरी तरफ LDL की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके पास बॉडी में LDL का कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है कि आपकी आर्टरीज में वो उसकी डिपोजिशन हो सकती है कोलेस्ट्रॉल की इन द फॉर्म ऑफ LDL और वो हमारे पास फिर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की तरह या फिर आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स की डिजीज की तरह लेके जा सकता है। तो आपकी बॉडी में जितना ज्यादा HDL होगा उतना बेटर है और जितना कम LDL होगा उतना बेटर है। उसकी वजह क्या है उसको भी हम देखते हैं। उसकी वजह ये है कि आपके पास अगर हम LDL को अगर डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे आपके पास क्या है, इतना ज्यादा आपके पास फैट्स मौजूद है। उसके अंदर फैट की क्वांटिटी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 75% होती है और आपके पास जो प्रोटीन होती है वो होती है ओनली 25%। जबकि HDL की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं वेरियस नंबर ऑफ प्रोटीन्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 75% जो है प्रोटीन्स होती हैं और 25% आपके पास में फैटी एसिड्स होते हैं। तो ओवरऑल आपके पास इसमें कम हमारे पास HDL में फैट्स का अमाउंट होने की वजह से चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं कि वो हमारे पास हाइड्रोफोबिसिटी को शो कर सके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास LDL में हमारे पास फैट ज्यादा है तो समटाइम्स क्या होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर जो है ओवरकम कर लेता है आपके प्रोटीन की हाइड्रोफिलिक नेचर को और एज अ रिजल्ट वो क्या होना शुरू हो जाता है, आर्टरीज के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। थर्ड जो आपके पास इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है वो है जी फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमारे पास जो है प्रिकर्सर हैं जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोगुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ये हमारे पास स्टिकी प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली और हमारे पास ब्लड क्लॉट बनाने में इंपॉर्टेंट वर्क फॉर्म कर रही है। होता क्या है, आपके पास एक होता है प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के साथ जब कैल्शियम हमारे पास मिलता है तो उससे बनती है थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जो है हमारे पास जो है फर्दर कन्वर्ट करती है फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन मोनोमर के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और साथ जब कैल्शियम उसको मिलता है तो वो फिब्रिन फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है और दूसरी तरफ से सम अमाउंट ऑफ थ्रोम्बिन अगेन से जो है फिब्रिन फाइबर्स के साथ मिलकर क्रॉस लिंकिंग फिब्रिन फाइबर्स बनाते हैं और क्लॉटिंग क्रिएट कर होते हैं।
वो क्या है कि जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड वेसल की इंजरी हुई है तो इस पूरे पॉइंट पे सबसे पहले आपके पास क्या आएंगे, प्रोथ्रम्ब बनाएंगे। जब प्रोथ्रम्ब बनाएंगे तो साथ में कैल्शियम मिलने की वजह से ये थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन करेंगे और एज रिजल्ट फिर फिब्रिनोजन जब इसके साथ मिलती है, किसके साथ मिलेगी, आपके पास थ्रोम्बिन के साथ मिलेगी, तो फिब्रिनोजन मोनोमर्स की फॉर्मेशन होगी और एट द एंड आपके पास क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन होगी और आपके पास जो लीकेज है, जो ब्लड जो है लॉस हो रहा है उसका स्टॉपेज हो जाएगा और हमारे पास वहां पे क्रॉस लिंकिंग फिब्रिन फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। लेटर ऑन आपके पास वहां पे रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे पास दूसरी एक इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर मौजूद होती है आपके पास, जैसे कि प्लाज्मा के अंदर होती है वो प्रोटीन या सिग्नेचर है, मगर उसका रोल डिफरेंट होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, गैमा फ्रैक्शन बोलते हैं। गैमा फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ गैमा ग्लोबिन्स, ठीक है। इनको मोस्टली हम क्या बोल रहे हैं जी, हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स या आईजीआर एंटीबॉडीज भी इनको कहा जाता है। ये अदर प्लाज्मा प्रोटीन से डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है सिंथेसाइज होती हैं प्लाज्मा के अपने सेल्स के थ्रू, और वो सेल कौन से हैं आपके, व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स होती हैं टी सेल्स एंड बी सेल्स, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ हेवी एंड 2 पेयर्स ऑफ लाइट चेन्स, ठीक है। आपके पास ये जो है ये लाइट चेन है और ग्रीन कलर की जो आपके पास प्रेजेंट हो रही है ये दोनों हैवी चेन्स होती हैं, जो कि आपस में डाइसल्फाइड लिंकेजेस के थ्रू आपस में बाइंड हुई होती हैं। अब वेरियस नंबर ऑफ हमारे पास जो है हमारे पास एंटीबॉडीज हम अगर मेजर जो 5 क्लासेस हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी एंड आईई आपके ब्लड में पाई जाती है। उसके अलावा आपके प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड पूल की फॉर्मेशन होती है, जैसे हम थोड़ा सा ऐसा रोल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स आर फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 2-3 सोर्सेज से आ सकते हैं। पहला क्या है, आपके पास डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स हो जाए, या फिर आपके पास फूड से आ जाए, या फिर आपके टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन है उनका ब्रेक डाउन हो तो वो आपके पास दोबारा से अमाइनो एसिड को अवेलेबल कर देते हैं। सो व्हाट इज अमाइनो एसिड पूल, ठीक है। अमाइनो एसिड पूल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, पूल की फॉर्मेशन करें। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अमाइनो एसिड पूल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे आपके पास कहाँ पे मौजूद हैं, आपके प्लाज्मा के अंदर जो है फ्लोटिंग कर रहे हैं। Since proteins and amino acids are not stored in the body, there is a constant turnover of protein. क्योंकि हमारे पास एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ समझनी है, वो ये है कि प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड जो हैं स्टोर नहीं हो सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इस वजह से हमको कॉन्स्टेंटली जो है हमारे पास सर्कुलेट या टर्नओवर करना पड़ता है। Some protein are constantly being synthesized while other protein are constantly being degraded. आपके पास कुछ प्रोटीन्स बनेंगी और दूसरी डिग्रेड हो रही होंगी, तो एक जो डिग्रेड हो रही है वो अमाइनो एसिड दोबारा से अवेलेबल करती है, और हमारे पास बाकी जो प्रोटीन जिन्होंने सिंथेसाइज होना है वो उन्हीं अमाइनो एसिड्स को लेके हमारे पास दोबारा से सिंथेसाइज कर देती है। सो दिस इज अमाइनो एसिड पूल। आप देख सकते हैं कि ये डाइटरी प्रोटीन्स के थ्रू भी हमारे पास बन सकता है। दूसरा अदर न्यू अमाइनो एसिड जो हमारे पास बॉडी भी सिंथेसाइज कर रही है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टिश्यूज के अंदर भी हमारे पास डिग्रेडेशन होती है, वहां से भी आ सकते हैं, और अमाइनो एसिड से दोबारा टिश्यू के अंदर इनकी सिंथेसिस के लिए भी जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन और ग्लूकोज वगैरह की सिंथेसिस आपके पास यूज करके हो सकती है, और सम नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल हीम वगैरह से भी हमारे पास अमाइनो एसिड पूल की दोबारा से सिंथेसिस हो सकती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, आपके पास जो अमाइनो एसिड पूल होता है उसको अक्सर जो है नाइट्रोजन पूल का नाम भी दिया जाता है, इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे अगर ये दोनों डिफरेंट नाम हो। तीसरी जो चीज आपके पास जो आपके मौजूद होती है आपके प्लाज्मा के अंदर, वो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स जितने भी आपकी जो है बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे आपके प्लाज्मा के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास वो ब्लड थ्रू हमारे पास मूव करते हैं और किडनी से फिर हमारे पास वो स्प्लिट आउट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि आपके जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर जब अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन होती है तो अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, अमाइनो ग्रुप की प्रोडक्शन होती है। वो अमाइनो ग्रुप हमारे पास ग्लूटामेट के साथ बाइंड होता है और वो फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है आपके लिवर तक, जहां से जो है रिलीज होता है और यूरिया साइकिल में इंटर हो जाता है। फिर यूरिया साइकिल आपके पास क्या बनाएगा जी, यूरिया बनाएगा, और फिर अगेंस्ट ब्लड के थ्रू वो कहां पर पहुंचता है, आपके किडनी तक, और किडनी फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। सो दिस इज हाउ योर नाइट्रोजनस वेस्ट इज बीइंग एक्सक्रीटेड। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारे पास वेस्ट होता है बेसिकली वो डिफरेंट तरह का होता है, अमोनिया होता है, यूरिया हो सकता है, वो क्रिएटिनिन हो सकता है। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.35 माइक्रोमोल पर लीटर तक आपके ब्लड के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और हमारे पास मोस्ट ऑफ द अमोनिया कम फ्रॉम द डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक जो है हमारे पास सब्सटेंस है, और thus it is transported from blood to the
लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन, जो कि मैं आपको मैकेनिज्म सारा समझा चुका हूँ। इस दफा से हम दोबारा से डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो सेल है उसके अंदर हमारे पास क्या किसकी प्रोडक्शन होती है, NH3 की प्रोडक्शन। दिस इज योर सेल, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, आपके पास जो एक और अमीनो एसिड है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटामेट, इसके साथ कंबाइन होता है और फॉर्मेशन करता है ग्लूटामीन, ठीक है। ये ग्लूटामीन आपके पास किधर आ जाती है, आपके ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड से ये पहुंचती है जी आपके पास लिवर में। वहां पे क्या होता है, ये ग्लूटामीन अगेंस्ट कन्वर्ट होती है ग्लूटामेट प्लस अमाइनो ग्रुप में, ठीक है। और ये अमाइनो ग्रुप अगेन यूटिलाइज हो जाता है इन द यूरिया साइकिल टू फॉर्म द यूरिया। और वहां से ये यूरिया अगेन से ब्लड में आता है और वहां से ये चला जाएगा जी आपके पास किधर, किडनी में, ठीक है। और किडनी में जाके वहां पे हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। So this is how your nitrogenous waste is being excreted. उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरिया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2.5 टू 8.3 मिलीमोल्स पर लीटर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और ये बनता कहाँ पे है जी, आपके पास लिवर के अंदर। क्रिएटिनिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जी। क्रिएटिनिन हमारे पास ब्लड के अंदर 50 टू 120 माइक्रोमोल पर लीटर मौजूद होती है। और क्रिएटिनिन कहाँ से आती है, इसका प्रिकर्सर क्या है जी, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या है जी, ये सर्व करता है, एनर्जी सोर्स का काम करता है, और जो कि हमारे पास ड्यूरिंग द यूरिया साइकिल यूज हो रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास जब इसकी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाती है तो और हमारे पास इसके साथ फॉस्फेट निकल जाता है, तो ये हमारे पास लिवर से ब्लड के अंदर इंटर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन, ठीक है। और प्लाज्मा क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंटली डिपेंड कर रहा है फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल, स्पेशली इन द अमाउंट ऑफ मसल्स एंड डाइट, ठीक है। और इसमें हमारे पास देखा जाए तो अनदर हमारे पास जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, वो है यूरिक एसिड। तीन तरह के हम अभी तक देख चुके हैं। पहला था अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा क्रिएटिनिन है। चौथा हमारे पास यूरिक एसिड आ जाता है। इसमें हमारे पास 150 टू 360 माइक्रोमोल पर लीटर हमारे पास क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट मौजूद होता है। यूरिक एसिड क्या है, इज अ डिग्रेडेशन एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन्स क्या है जी, बेसिकली आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जब भी डिग्रेडेशन होती है तो क्या बनता है जी, आपके पास यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स मिक्सअप करते हैं कि आपके पास यूरिया और यूरिक एसिड सेम है। नहीं जी, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यूरिया बेसिकली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द प्रोटीन डिग्रेडेशन और यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड आर द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी डिफरेंट होती है फॉर द बोथ सेक्सेस। जो हमारे पास जो फीमेल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट हो सकती है, मेल के अंदर डिफरेंट हो सकती है। और अक्सर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये आपके पास गाउट डिजीज काज करती है, जिसमें आपके पास जॉइंट स्टिफनेस काज हो जाती है, जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं हो रही होती। उसके बाद अगर हम फाइनल की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लूरबीन आता है, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 17 माइक्रोमोल पर लीटर तक मौजूद होता है, ठीक है। The total bilirubin concentration is the sum of unconjugated and conjugated bilirubin। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन जितनी है, इसमें दो तरह की बिलिरुबिन आपकी बॉडी में पाई जाती है। एक कंजुगेटेड हो सकती है, दूसरी अनकंजुगेटेड हो सकती है। और ये बेसिकली बनती कहां से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बेसिकली आपके पास बन रही है जब आपके पास रेड ब्लड सेल्स की डिग्रेडेशन हो रही होती है। जब आपके पास रेड ब्लड सेल में नॉर्मली जो है 120 डेज का साइकिल कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो वो हमारे पास किधर चले जाते हैं, डिग्रेडेशन के प्रोसेस में जाते हैं। और जब वहां पे डिग्रेडेशन की होती है तो उससे हमारे पास बिलिरुबिन की सेंसेस हो जाती है, ठीक है। और कंसंट्रेशन अबव 40 माइक्रोमोल पर लीटर अगर हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, तो वहां पे आपके पास क्या प्रोडक्शन हो जाती है, आपके पास जाइंटिस की हमारे पास एक इशू क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली डिस्कस कर लेते हैं।